Hello everyone, myself Chetan Pal. I am a second year BMS student. Welcome to our channel Simplified Ayurveda. I am here to teach you about Rachna Sharir. Rachna Sharir is human anatomy from Ayurvedic point of view. शुरू करने से पहले हम इस सब्जेक्ट का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जान लेते हैं। इसमें दो पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 100 मार्क का रहेगा जिसमें 43 मार्क्स आयुर्वेद से रहेंगे और 57 मार्क्स मॉडर्न से रहेंगे। सिमिलरली पेपर 2 भी 100 मार्क का रहेगा जिसमें 44 मार्क्स का आयुर्वेद रहेगा और 56 मार्क का मॉडर्न रहेगा। ऐसे करके आपके थियरी में दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। और प्रैक्टिकल कंपोनेंट देखें तो इसमें 100 मार्क का प्रैक्टिकल रहेगा और 70 मार्क्स का वाइवा रहेगा और 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट से टोटल मिला के आपका 200 मार्क्स का प्रैक्टिकल कंपोनेंट रहेगा। थ्योरी पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो 100 में से 20 मार्क के 20 एमसीक्यू आएंगे, 40 मार्क के 8 एससीक्यू, 5 मार्क्स ईच आएंगे और 40 मार्क के 4 एलक्यू, 10 मार्क्स ईच। नोट करने वाली बात यह है कि 021 बैच से लेकर आगे के बैचेस के लिए क्वेश्चंस में से ऑप्शंस हटाए गए हैं। मतलब आपको 1 आउट ऑफ 2 ऐसा नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। गाइस, रचना शारीर इजी पार्ट है जिसमें कम से कम एफर्ट्स डाल के मैक्सिमम स्कोरिंग की जा सकती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर शरीरो उपक्रमणीय शारीर। हम कुछ भी पढ़ते हैं तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे शरीर की डिस्क्रिप्शन, कुछ टर्मिनोलॉजी आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू। इस चैप्टर का मार्क वेटेज 6 मार्क्स है। इसमें एमसीक्यूज आएंगे और एससीक्यूज आएंगे, एलक्यू नहीं आने वाले। जान लेते हैं इस चैप्टर में हम कौन से टॉपिक्स कवर अप करेंगे। शरीर और शारीर की व्याख्या, षडंगत्वम, अंग प्रत्यंग विभाग, शरीर ज्ञान प्रयोजन, शरीर शास्त्र विभाग और एनसीआईएसएम द्वारा ऐड किया गया एक टॉपिक जो मस्ट नोन है, मृत शरीर संशोधन। सो लेट्स बिगिन अवर फर्स्ट टॉपिक, शरीर शारीर व्याख्या। इसमें शरीर और शारीर दो टर्म्स के बारे में बात की गई है। पहले शरीर की एटिमोलॉजी या जिसे निरुक्ति कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब आप पूछोगे निरुक्ति क्या है? हमें निरुक्ति बहुत बार आगे सुनने मिलेगी। निरुक्ति का अर्थ है कि कोई शब्द किसी भाषा में क्यों और कहाँ से आया। हमें बेसिक आइडिया तो है कि ह्यूमन बॉडी को शरीर कहते हैं, पर शरीर शब्द ही क्यों कहा जाता है? एनी गेसेस? इसका आंसर है संस्कृत मूल धातु श्रु से शरीर शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है डिस्ट्रक्शन और डिसइंटीग्रेशन बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट मूवमेंट। क्योंकि आपको पता है हमारे शरीर में कंटिन्यूसली डिसइंटीग्रेशन होते रहता है। एक श्लोक बताया है श्रेते तत् शरीरम, जिसमें बताया गया है कि शरीर एक ऑब्जेक्ट है जो ग्रेजुअली डिजनरेट हो रहा है हर क्षण पे और एट द एंड जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे शरीर में कांस्टेंट कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म होते रहता है टिल द डेथ ऑफ बॉडी। अब देखेंगे शरीर की डेफिनेशन। तत्र शरीर नाम चेतनाधिष्ठान भूत पंचमहाभूत विकार समुदायात्मक समयोग वाही। इसमें शरीर को चेतना की सीड बताई गई है। चेतना यानी कॉन्शियसनेस और साथ में मिक्सचर होता है पंचमहाभूतों के प्रोडक्ट्स का। पंचमहाभूत यानी बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है, और ये सब इक्विलिब्रियम में रहते हैं। सिंप्लीफाइड वे में कहा जाए तो ये शरीर मिक्सचर है फैक्टर्स ऑफ पंचमहाभूत और आत्मा का। और एक व्याख्या ऐसी है, शुक्र शोणित गर्भशयस्थ आत्म प्रकृति विकार समुचित गर्भ इत्युच्यते। इसका अर्थ है कि जब यूट्रस में शुक्र और शोणित यानी स्पर्म और ओवम का यूनियन होता है, साथ में आत्मा, प्रकृति और विकार, ये सारी चीजें मिलकर गर्भ का निर्माण करती है। तचेतना अवस्थित वायु विभर्जती तेजन पचती आप क्लेदयंती पृथ्वी सहंती आकाश विविधयति एव विविधित। जब शुक्र और शोणित के यूनियन से गर्भ बन गया, उस एक्टिव गर्भ पर पंचमहाभूत यानी 5 बेसिक एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज से काम करेंगे। जैसे वायु विभाजन करेगी, विभाजन यानी सेलुलर डिवीजन, तेज पाचन यानी डाइजेस्टिव प्रोसेस और रिक्वायर्ड हीट रहेगी वो देगी, आप क्लेदन यानी मॉइस्चरिंग, पृथ्वी सहनन यानी स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉडी और आकाश विवर्धन यानी इनलार्जमेंट करेगी। सो इस तरह पंचमहाभूतों की सहायता से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। स यदा हस्तपाद जीवाघ्राण कर्ण नितंब आदि भिरंगी रूपे तस्तदा शरीर इति संज्ञा लभते। पंचमहाभूतों की सहायता से जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हुई उसमें हैंड, फीट, टंग, नोज, ईयर, बटक्स और अदर ऑर्गन्स बनेंगे और वह शरीर कहलाएगा। तो इस पूरे श्लोक में हमने ये देखा कि शुक्र शोणित की यूनियन से गर्भ बना, उस पर पंचमहाभूतों ने एक्ट करा और एम्ब्रियो बनाया और उस पर डेवलपमेंट होकर शरीर बना। और एक व्याख्या ऐसी बताई गई है कि दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। इसमें 3 दोष वात पित्त कफ, 7 धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और 3 मल मूत्र पुरुष श्वेत, इन सब को इन्होंने शरीर का पिलर बताया है। इनके बारे में हम क्रिया शारीर में डिटेल में पढ़ेंगे। शरीर के सिनोनिम्स यानी पर्यायी नाम ऐसे बताए गए हैं कि देह, काय, वपु, गात्रम, बोधि, वर्म, क्लेवरम। हमने अभी शरीर के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे शारीर के बारे में। शारीर की व्याख्या ऐसी बताई गई है कि शरीरम अधिकृत्यम कृतम तंत्रम शारीरः। इसमें बताया गया है द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी शरीर इज नोन एज रचना शारीर। यानी ऐसा साइंस जिसमें हम शरीर के बारे में पढ़ेंगे उसे रचना शारीर कहा गया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन शरीर एंड शारीर। शरीर यानी ह्यूमन बॉडी और शारीर यानी उससे रिलेटेड स्टडी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, षडंगत्व। हमारे आचार्यों ने शरीर को कई भागों में बांटा है जिससे हम शरीर की सिस्टमैटिक स्टडी कर सके। पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत तच्च षडंगम
शाका चतसो मध्यम पंचम षष्ठशिरम इति। आचार्य सुश्रुत ने शरीर को 6 भागों में बांटा है। शाखा है 4, शाखा यानी एक्सट्रीमिटीज, 2 अपर लिम्ब और 2 लोअर लिम्ब, मध्यम यानी ट्रंक और शीर यानी हेड। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। उन्होंने बताया है द्वो बाहु द्वे शक्तिनी शिरोग्रीवम अंतरधिरिति षडंगम अंगम, यानी आचार्य चरक ने भी शरीर को 6 भागों में बांटा है। 2 हैंड, 2 लेग, हेड और नेक को एक माना है और ट्रंक। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अंग प्रत्यंग विभाग। अंग यानी मेजर पार्ट्स, प्रत्यंग यानी माइनर पार्ट्स। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था षडंग के बारे में। षडंग यानी मेजर पार्ट्स। अब हम उन्हीं के माइनर पार्ट्स पढ़ेंगे। माइनर पार्ट्स या कह सकते हो सब पार्ट्स, वही है प्रत्यंग। प्रत्यंग 2 प्रकार के बताए गए हैं, आभ्यंतर प्रत्यंग और बाह्य प्रत्यंग। आभ्यंतर प्रत्यंग यानी इंटरनल माइनर पार्ट्स, एग्जांपल पैनक्रियाज, लीवर एटसेट्रा। और बाह्य प्रत्यंग यानी एक्सटर्नल माइनर पार्ट्स, एग्जांपल नोज, आईज, ईयर्स एटसेट्रा। ये था बेसिक प्रत्यंग का क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे प्रत्यंग अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। उन्होंने बाह्य प्रत्यंग बताए हैं जिनकी संख्या 1 है मस्तक, उदर, पृष्ठ, नाभि, ललाट, नासा, चिबुक, बस्ती, ग्रीवा। जिनकी संख्या 2 है कर्ण, नेत्र, भ्रू, शंख, अंश, गंड, कक्ष, स्तन, वक्षण, वृषण, पार्श्व, स्फीक, जानु, कुरपुर, बाहु, उरु। जिनकी संख्या 20 है अंगुली यानी फिंगर्स एंड टोज। और आचार्य सुश्रुत ने बहिर्मुख स्रोतस को भी बाह्य प्रत्यंग बताया है। बहिर्मुख स्रोतस यानी एक्सटर्नल ओरिफाइसेस या एक्सटर्नल ओपनिंग्स, जैसे आई ओपनिंग, ईयर ओपनिंग। इसके बारे में हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये जान लेते हैं कि इनके नंबर कितने हैं। मेल में ये 9 होते हैं और फीमेल में ये 12 होते हैं। अब हम देखेंगे आचार्य सुश्रुत ने बताए हुए आभ्यंतर प्रत्यंग। त्वचा 7, काल 7, आशय 7, धातु 7, सेवनी 7, कुर्च 6, ममसरज्जु 4, अस्थि 300, संधि 210, पेशी 500, मर्म 107, स्नायु 900, सीरा 700, धमनी 24, दोष 3, मल 3, कंडरा 16, जलका 16, संघात 14, सीमंत 14, योगवाही स्त्रोतस 22 और अंत्र यानी इंटेस्टाइन 2। जिनकी संख्या 1 है यकृत, प्लीहा, उंदुक, हृदय और आमाशय। जिनकी संख्या 2 है फुफ्फुस और वृक्क। ये थे आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्रत्यंग। अब हम देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार प्रत्यंग। आचार्य चरक ने आभ्यंतर प्रत्यंगों को कोष्टांग भी कहा है। कोष्टांग इसलिए क्योंकि इन्होंने जो आभ्यंतर प्रत्यंग बताए हैं वो कोष्ठक यानी ट्रंक का भी हिस्सा है, जिनकी संख्या 15 बताई गई है। यह है नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीह, वृक्क, बस्ती, पुरुषधर, आमाशय, पक्वाशय, उत्तरगुदा, अधरगुदा, शुदंत्र, स्थूलंत्र और वपवाहन। अब आचार्य चरक के अनुसार बाह्य प्रत्यंग है जंग पिंडिका 2, उरुपिंडिका 2, नितंब 2, वृषण 2, शेफा 1, उख 2, वक्षण 2, कुकुंदरा 2, बस्तिशिरा 1, उदर 1, स्तन 2, भुजा 2, बाहुपिंडिका 2, चिबुक 1, ओष्ठ 2, तालु 1, श्रुखनी 2, दंत विशिष्टका 2, गलशुंडिका 2, गोजीविका 1, उपजीविका 1, गंड, कर्णशुशुक्ली 2, कर्णपुत्रका, अष्टिकूट 2, अक्षिवर्तमा 4, अक्षिकणिका 2, हस्तपात ताल 4, भ्रू 2, अवतु 1। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अंग प्रत्यंग विभाग। रिलैक्स गाइस, आई नो आपको ये सारे टर्म्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये टर्म्स याद होते जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ शरीर शास्त्र विभाग। हमने पढ़ा था ऐसा साइंस जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स, उनके ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे, उसे रचना शारीर कहते हैं। अब हम उस एनाटॉमी की स्टडी के लिए बताया गया क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये क्लासिफिकेशन 3 पार्ट्स में होता है, सूक्ष्म शारीर यानी माइक्रोस्कोपिक स्टडी, स्थूल शारीर यानी जनरल एनाटॉमी और व्यवहार शारीर यानी क्लिनिकल एनाटॉमी। शरीर से रिलेटेड कुछ चीज़ें जिन्हें हम निकट ऐसे नहीं देख सकते, जैसे गर्भ शरीर में आने वाले शुक्र शोणित यानी स्पर्म, ओवम, इनकी स्टडी के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ऐसी स्टडी को सूक्ष्म शारीर कहा जाता है। स्थूल शारीर यानी जनरल एनाटॉमी, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था अंग प्रत्यंग के बारे में, यानी मेजर पार्ट्स और माइनर पार्ट्स। ऐसे टॉपिक्स जो हम आंखों से देख सकते हैं, नॉर्मल स्टडी कर सकते हैं, वो इसमें आते हैं, यानी स्थूल शारीर यानी जनरल एनाटॉमी में आते हैं। व्यवहार शारीर यानी क्लिनिकल एनाटॉमी। सूक्ष्म शारीर और स्थूल शारीर में आने वाले टॉपिक्स को हम इसमें पढ़ेंगे, पर इन्हें हम पढ़ेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो ये था व्यवहार शारीर। एग्जाम्पल के तौर पर मर्म शारीर। मर्म शारीर में हम मर्म के बारे में पढ़ेंगे। मर्म वाइटल पॉइंट्स हैं हमारे शरीर के, जिन्हें इंजरी होने पर हमारी डिफॉर्मिटीज हो सकती है या हमारी डेथ भी हो सकती है। मर्म के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे शरीर ज्ञान प्रयोजन। द क्वेश्चन इज
वाई डू वी हैव टू स्टडी एनाटॉमी? आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि हमें शरीर का ज्ञान होना चाहिए जिससे हम हमारी हेल्थ मेंटेन कर सके। जब तक हमें ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड नॉर्मलिटीज़ नहीं पता रहेगी तब तक हम एबनॉर्मलिटीज़ को कैसे ट्रीट कर पाएंगे। आप सब डॉक्टर बन रहे हैं और आपको डायसेक्शन और सर्जरी की स्टडी करने के लिए ह्यूमन एनाटॉमी का ज्ञान होना चाहिए। शरीर को चिकित्सा शास्त्र द्वार कहा गया है क्योंकि शरीर में होने वाले सारे डिसीज पर हम ट्रीटमेंट करेंगे, इसलिए शरीर को चिकित्सा शास्त्र द्वार कहा गया है। हमने सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं। अब हम एनसीएसएम के द्वारा बताया गया एक मस्ट नोन टॉपिक है मृत शरीर संशोधन, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आचार्य सुश्रुत का कहना है कि अगर कोई पेशेंट में कोई बीमारी हुई है उसका इलाज करने के लिए शरीर में से फॉरेन बॉडीज को निकालने के लिए हमें ह्यूमन एनाटॉमी का नॉलेज होना चाहिए और उसके लिए हम डेड बॉडी को डाइसेक्ट करके उसको एग्जामिन करके उसमें सब पार्ट्स ऑर्गन्स को स्टडी करके उसका ज्ञान पा सकते हैं। और यह सारी स्टडी करने के लिए हमें डेड बॉडी को प्रिजर्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम उस पर डाइसेक्शन कर पाएंगे। तो जो एंशिएंट मेथड थी ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने के लिए डेड बॉडी को प्रिजर्व करके उस पर डाइसेक्शन करके उसको स्टडी करना, इस मेथड को मृत शरीर संशोधन कहा गया है। अब हम देखेंगे आचार्य सुश्रुत द्वारा बताई गई कुछ कंडीशंस ऑफ डेड बॉडी जो जरूरी है डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए और डाइसेक्शन करने के लिए। तस्मात् समस्तगात्रम विशोहतम दीर्घव्याधि पीड़ितम अवर्षम शतिकम निशिष्टात पुरुषम पुरुषः। ये सारी कंडीशंस चाहिए डेड बॉडी की। अब हम इन सारी कंडीशंस को वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। समस्तगात्रम यानी फुल बॉडी पार्ट्स इंटैक्ट रहने चाहिए। अविशोहतम यानी डेथ पॉइजनिंग की वजह से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पॉइजनिंग की वजह से डेथ होती है तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे और वो हमें नहीं चाहिए। अदीर्घव्याधि पीड़ितम यानी नॉट सफर फ्रॉम लॉन्ग क्रोनिक डिसीज। फॉर एग्जाम्पल बॉडी की डेथ क्रॉनिक डिसीज जैसे कैंसर की वजह से नहीं होनी चाहिए। अवर्ष शतिकम यानी नॉट टू ओल्ड, वो डेड बॉडी की एज्ड पर्सन 100 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। निसृष्ट अंतर पुरुषम यानी उस डेड बॉडी के इंटेस्टाइन से सारा फिकल मैटर रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में स्टडी करते समय फाउल स्मेल नहीं आनी चाहिए। ये सारी कंडीशंस फुलफिल होने के बाद हम ह्यूमन बॉडी पर डाइसेक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। अब हम देखेंगे प्रोसीजर क्या थी डेड बॉडी को प्रिजर्व करने की आचार्य सुश्रुत के समय। डेड बॉडी को कुश ग्रास या वल्कल यानी इनर बार्क ऑफ ट्री से रैप किया जाता था और डोरियों से टाई किया जाता था यानी बांधा जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था कि कोई फिश या कोई अदर ऑर्गेनिज्म उसे खा ना सके। और उस डेड बॉडी को बांबू के केज में रखा जाता था और वह केज नदी में रखा जाता था, ठंडे पानी वाले, और जिसका बहाव धीमे हो, और उसे एक हिडन एरिया में रखा जाता था। और ये सारी क्रिया क्यों की जाती थी? जैसे बांबू केज में क्यों रखा जाता था? बांबू केज में इसलिए रखा जाता था कि कोई ऑर्गेनिज्म जैसे बर्ड वगैरह उसे खा ना जाए। और इसे पानी में इसलिए रखा जाता था वो फाउल स्मेल जो आ रही है बॉडी की वो पानी के साथ बह जाए। उस टाइट बॉडी को बांबू के केज में रखा जाता था और वह केज नदी में रखा जाता था जिसका पानी ठंडा हो और उसके पानी का बहाव धीमा हो। और यह सब एक हिडन एरिया में रखा जाता था। और हिडन एरिया यानी जहाँ पे लाइट ना आए, ऐसी जगह इसलिए रखा जाता था कि फास्टर डिके ना हो। डेड बॉडी प्रॉपरली प्यूट्रीफाई होने के बाद, प्यूट्रीफाई यानी प्रॉपरली डिकम्पोज होने के बाद, बस ऊपरी लेयर उस डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया जाता था केज से, उसकी रैपिंग निकाल ली जाती थी, डोरियां निकाल ली जाती थी और उस पर फिर डाइसेक्शन किया जाता था। और ये पूरा ड्यूरेशन 7 दिन का रहता था। इसमें सारा डाइसेक्शन और स्टडी कंप्लीट हो जाती थी। तो ऐसे करके आचार्य सुश्रुत उस समय डेड बॉडी को प्रिजर्व करते थे, डाइसेक्ट करते थे और स्टडी करते थे। मेडिकल एडवांसमेंट ना होने के बावजूद भी उतना उन्होंने कर लिया था, इतनी डीप स्टडी कर ली थी। मॉडर्न मेथड से हम डेड बॉडी को ज्यादा दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं, जिसमें हम एम्बाल्मिंग टेक्निक का यूज करते हैं। उसमें फॉर्मल्डिहाइड या मेथनॉल जैसे केमिकल्स का यूज करके हम बॉडी को प्रिजर्व करते हैं। और वही देखा जाए तो एंशिएंट मेथड में डेड बॉडी का प्रिजर्वेशन और डाइसेक्शन 7 दिन में कंप्लीट करना पड़ता था। इसी के साथ हमारे ये चैप्टर शरीर उपक्रमणीय अध्याय समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर सिंप्लीफाइड वे में समझ आया होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।